Okay, let's start with one more important topic of human brain, that is mid brain. फोर ब्रेन वाला पार्ट हमने बेटा पूरी तरह कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मिड ब्रेन. ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ना है हमको मिड ब्रेन में. करते हैं मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें याद करनी है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं बेटा ब्रेन का, मिड ब्रेन. ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से ये एक मिड ब्रेन रखा हुआ है. ठीक है बेटा, मिड ब्रेन का आप समझते हो खुद का भी तो कोई एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल साइड होता होगा. तो अगर जो मिड ब्रेन रखा हुआ है उसके डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं हम, मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं, पीछे वाले सरफेस की बात कर रहे हैं. तो लेट्स से ये जो सरफेस हमने बनाया है दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ मिड ब्रेन. हमने ये मिड ब्रेन का बेटा कौन सा सरफेस बनाया है, हमने मिड ब्रेन का डॉर्सल सरफेस बनाया है. ठीक है, चल इस डॉर्सल सरफेस पे एक्चुअली कुछ लोब्स रखे हुए हैं ऐसे, और ये लोब्स रखे हुए हैं बेटा डॉर्सल सरफेस पे मिड ब्रेन के चार लोब्स रखे हुए हैं. एनसीईआरटी इसको कहती है दीज आर कॉल्ड एज कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. क्वाड्री मतलब फोर. ठीक है, फोर लोब्स हैं इसीलिए हमने इसको बोला है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना. ठीक है, देखो बेटा एनसीईआरटी कहती है कि ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना को एनसीईआरटी ने 4 राउंड स्वेलिंग्स कहा है. 4 राउंड स्वेलिंग्स. तो इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है. यस, दीज आर 4 राउंड स्वेलिंग्स. 4 राउंड स्वेलिंग्स हैं. कहाँ पर बेटा, डॉर्सल सरफेस पे, मिड ब्रेन के डॉर्सल सरफेस पे 4 राउंड स्वेलिंग्स हैं जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहते हैं. इतना आपको एनसीईआरटी ने बताया, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए. इसमें से बेटा जो ऊपर के 2 होते हैं ना, इन 2 को कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई. Upper 2 round swellings of corpora quadrigemina are called as superior colliculi and these are responsible for visual reflexes. किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए. और नीचे की जो 2 स्वेलिंग होती है बेटा, इस नीचे की 2 स्वेलिंग को हम कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई. ठीक है ना, ऊपर वाले को सुपीरियर कह दो और नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कह दो. एंड द इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए. अब तुम बोलोगे कि मैम आपने तो ऑलरेडी विजुअल एरिया और ऑडिटरी एरिया पढ़ा दिया है. विजुअल एरिया सेरिब्रम के ऑक्सीपिटल लोब में होता है एंड ऑडिटरी एरिया जो होता है वो सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में होता है. बट बेटा ये हम नॉर्मल विजन और ऑडिशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं. तुम याद करो हमेशा से रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो बिना सोचे समझे अचानक से कोई एक्शन हो जाए, कोई गर्म सामान टच किया, हाथ हटा दिया, जब तक हमको समझ आता उतनी देर में एक्शन हो भी चुका है. ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्स है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, नॉर्मली देख रहे हैं, ये तो आपके ऑक्सीपिटल लोब में हो रहा है. जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वो डिकोड कहाँ पे हो रही है, टेम्पोरल लोब में हो रही है. बट बेटा समटाइम्स रिफ्लेक्सेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमने रोड पे खड़े, अचानक से गाड़ी एकदम बगल से जाती है, एकदम अचानक से जाती है, हमको हल्का सा विजन आता है और हम एकदम कूद के साइड हट जाते हैं, ये सोचे बिना कि गाड़ी कितने डिस्टेंस पे थी. फिर हमें लगता है अरे यार ये तो प्रॉपर डिस्टेंस पे थी, हम फालतू ही डर गए, ये हमें वैसे भी टक्कर नहीं मारती. तो हल्का सा विजन आने से जब हम कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं ना, अचानक से कोई एक्शन करते हैं, इसको कहते हैं विजुअल रिफ्लेक्स. तो नॉर्मल विजन तो ऑक्सीपिटल लोब में डिकोड हो रहा है, लेकिन ये जो विजुअल रिफ्लेक्स हो रहा है ना बेटा, वो फोर ब्रेन का, सेरिब्रम का, ऑक्सीपिटल लोब का नहीं, मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम है. आ रही है बात समझ में. सिमिलरली कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं. ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस फॉर एग्जांपल जैसे कि दिवाली के टाइम पर कहीं मार्केट में कुछ सामान खरीद रहे, अचानक से किसी बच्चे ने साइड में बम जला दिया है ना, वो पटाखे जला देते हैं और हम कूद के साइड हट गए. तुम तो नहीं हटोगे, मान लो मैं ही हट गई, ठीक है, तुम्हें तो मुझे पता है किसी चीज से डर नहीं लगता, मैं साइड हट गई. फिर मैंने देखा अरे यार क्या है, चटाई बमी, तो इससे क्या डरने की जरूरत थी. ये चीज तो मुझे बाद में समझ में आई. मैंने तो कुछ सुना अचानक से और मैं रिफ्लेक्स में कोई एक्शन लिया, फिर मैंने सोचा समझा उसके बारे में. तो अचानक से बिना सोचे समझे मैंने सुनने की वजह से कोई रिफ्लेक्स एक्शन किया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहते हैं. दिस इज द ऑडिटरी रिफ्लेक्स. तो अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हो वो तो आपके फोर ब्रेन
के सेरिब्रम की ऑडिटरी ये टेम्पोरल लोब में डिकोड हो रही है, बट जब आप सुनने की वजह से कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हो तो वो मिड ब्रेन के इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का काम करता है। और याद रखना भी बहुत ईजी है, आंख ऊपर है ना तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, कान नीचे तो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का एक फंक्शन क्या हो गया, इट टेक्स केयर ऑफ द विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड बोथ रिफ्लेक्सेस आर क्रेनियल रिफ्लेक्स। देखो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन दो तरह के होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन बोलता है मुझे शॉर्टेस्ट पाथवे अपनाना है, बहुत जल्दी से एक्शन करना है, तो मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, किसी एक को इन्वॉल्व करूंगा। जैसे कोई गर्म सामान टच किया, हाथ हटाया, तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज क्या गया, उड़ के ब्रेन में तो जाएगा नहीं, यहाँ से मैसेज कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को ब्रेन में नहीं भेजा, सीधे एक्शन भेज दिया यहाँ की मसल्स को हाथ हटाने के लिए। ऐसे बेटा यहाँ से कोई मैसेज विजन या ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए यहाँ पर गया ब्रेन में, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्यों भेजेंगे टाइम लगाने के लिए, यहीं से रिफ्लेक्स एक्शन का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब मैसेज गया और यही ने एक्शन ले लिया तो ब्रेन ने ही ले लिया, इसलिए हम इसको कैसा रिफ्लेक्स बोलेंगे, क्रेनियल रिफ्लेक्स। तो आपके किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में या तो स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है या क्रेनियल रिफ्लेक्स। दैट मींस कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, ब्रेन, एंड दैट इज वाई both of these are visual reflex and auditory reflex are the example of cranial रिफ्लेक्स। किसकी एग्जाम्पल है ये दोनों ही बेटा, क्रेनियल रिफ्लेक्स की। मतलब बोथ ऑफ दीज रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स ब्रेन। क्रेनियम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, ब्रेन के लिए, इसीलिए इसको हम क्रेनियल रिफ्लेक्स कहते हैं। ये तो एक बात हो गई अपनी मिड ब्रेन के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी ने आपको सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बताया और थोड़ा सा ये आप याद रखेंगे मैम के कहने पे। अब आते हैं नेक्स्ट बात, एक चीज और हमको इसके बारे में पढ़नी है, मिड ब्रेन के बारे में। लेट्स से बेटा ये मिड ब्रेन का ठीक है, ये हमने मिड ब्रेन बनाया और ये मिड ब्रेन का अपर सरफेस दिखाना चाहते हैं हम। हम मिड ब्रेन का अपर सरफेस दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपर सरफेस बेटा, ये मिड ब्रेन का अपर सरफेस है। मिड ब्रेन का खुद का कोई अपर सरफेस होगा, ये हमने बना लिया। ठीक है, इस अपर सरफेस पर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो ऐसे अपर सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर न्यूक्लियाई। इनको कहते हैं बेटा सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्या कहते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा। एंड दीज सबस्टेंशिया नाइग्रा रिलीज डोपामीन। क्या रिलीज करते हैं, डोपामीन। ठीक है, ये आपको क्यों बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि डोपामीन का सोर्स सिर्फ है, ये डोपामीन बहुत सारे सोर्सेस से आता है, यहाँ से भी आता है। इफ बेटा विथ एज कभी कभी क्या होता है, ये सबस्टेंशिया नाइग्रा डिग्रेड करने लग जाता है, डीजेनरेट करने लग जाता है। कभी कभी एज के साथ अगर ये डिजेनरेट करने लग जाएगा तो तुम ही बताओ, लो डोपामीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लो डोपामीन होगा। अगर किसी में बेटा यहाँ का डोपामीन कम हो जाए, किसी पर्सन में सबस्टेंशिया नाइग्रा के डिजेनरेशन की वजह से वहाँ से जो डोपामीन आ रहा है वो कम हो जाए, तो उस पर्सन को पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, पार्किंसंस डिजीज हो जाता है। पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है बेटा, पार्किंसंस डिजीज में देयर इज इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। आपकी वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती है बेटा, स्केलेटल मसल, वो वॉलेंटरीली एक्ट करती हैं, पर कुछ स्केलेटल मसल बॉडी की ऐसी हो जाती हैं जो इनवॉलेंटरीली एक्शन करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल बाई चांस आपने किसी बहुत बूढ़े पर्सन को पार्किंसंस डिजीज जिसको होगा उसको ऐसे देखा होगा, कोई मूवमेंट कर रहे,
लाइक ऐसे ऐसे इनके ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये इनवॉलेंटरीली थोड़ी थोड़ी सी मूव करती रहती है। तो कोई बॉडी की स्केलेटल मसल होती है जिसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लग जाती है पार्किंसंस डिजीज में। उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सिम्टम आप किसी में देखें तो उसको पार्किंसन डिजीज ही है। अगर किसी को पार्किंसन डिजीज है तो ऐसा सिम्टम देखने को मिलेगा। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आप सिम्टम से डिजीज नहीं पता लगाते हैं, आप सिम्टम से डिजीज क्या हो सकती है उसका पता लगाते हैं, एंड देन यू फाइंड आउट दैट क्या डिजीज है। उस पर्टिकुलर डिजीज में वो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। तो पार्किंसंस डिजीज ये होता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम याद रख सकते हैं DLP से, ठीक है। डोपामीन लो होने से पार्किंसंस डिजीज होता है, ठीक है। डोपामीन लो होने से पार्किंसन डिजीज होता है, DLP। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इसके अलावा मिड ब्रेन के बारे में आपको वो बात तो याद है ना अच्छे से कि मिड ब्रेन से ही, याद करो, मिड ब्रेन से ही सेरिब्रल एक्विडक्ट पास करता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट पास करता है। और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट इट पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इट इज फिल्ड विद CSF एंड रिमेंबर एंड रिकॉल इट कनेक्ट्स थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है याद करो कौन सा? डायेंसेफेलॉन। फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम में है। उन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? मिड ब्रेन का सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। And this midbrain itself connects. बेटा मिड ब्रेन मिड में है, किसके मिड में है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिड में है। तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, सिंपल। बट एनसीईआरटी स्पेसिफिकली क्या कहती है कि बेटा फोर ब्रेन के बेस पर क्या रखा हुआ है? डायेंसेफेलॉन। और डायेंसेफेलॉन का कौन सा पार्ट? एनसीईआरटी ने तो आपको बताया है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं फोर ब्रेन के पार्ट। तो एनसीईआरटी ने बोला है फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है। ये किससे? हाइंड ब्रेन से। सो इट कनेक्ट्स थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एंड हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट रखा होगा? पहले पॉन्स। हमने स्ट्रक्चर कर लिया है ना, उस स्ट्रक्चर में आपको याद होगा इट कनेक्ट्स थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स, यानी कि इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, सिंपल। ऑफ कोर्स इसीलिए हम इसको मिड ब्रेन कह रहे हैं। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में रखा हुआ है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस को और हाइंड ब्रेन के पॉन्स को स्पेसिफिकली कनेक्ट कर रहा है। और इसके अंदर जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, दैट सेरिब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट्स द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। इससे ज्यादा आपको 1% भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में इन सारी बातों को आप डिकोड करेंगे अच्छे से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे पॉन्स के साथ।